कॉस्टिंग में फर्स्ट टाइम देखा हूँ या एफ वन में भी खेल। हम भी कॉस्टिंग में है। 4 पेपर दे रहे हैं। तीन तीन कौन कौन से? परसेंट फॉर्मल और बेटा कॉस्टिंग की हमारी 3 क्लासेस हुई हैं, उसका क्या करोगे? रिकॉर्डिंग देखोगे? इधर कॉस्टिंग की हमारी 2 से 3 क्लासेस पहले हो गई हैं, रिकॉर्डिंग देखोगे? अच्छा कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग देखोगे, वो भी नहीं देखोगे? देखो ये तो हाँ बोला, सोचने की बात क्या है? नहीं मैं समझा आप कह रहे हैं नहीं देखी है। अच्छा, देखी देखी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई। चलिए बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर हमारा काम चल रहा था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के बाद हमने चैप्टर शुरू किया था, जिसकी अभी एक ही क्लास हुई थी। वो था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री से रिलेटेड जो कॉस्ट होती हैं वो 4 होती हैं। हमें इस चैप्टर में इन 4 कॉस्ट की प्लानिंग और कंट्रोलिंग सीखनी है। नंबर 1 परचेज कॉस्ट, नंबर 2 ऑर्डर करने की कॉस्ट, नंबर 3 होल्डिंग कॉस्ट जिसको कैरिंग कॉस्ट भी कह रहे थे, और नंबर 4 स्टॉक आउट कॉस्ट। परचेज कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट जो कि परचेज करने से रिलेट करती है। आप अगर फिनिश गुड परचेज करोगे जब भी परचेज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे जब भी परचेज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑर्डर करने से रिलेट करती है। इसके अंदर ऑर्डर करते वक्त जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उनकी कॉस्ट, ऑर्डर करने के बाद जब इन्वेंट्री को मंगवाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, मंगवाने के बाद उसकी इंस्पेक्शन की जाती है तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट, जब इन्वेंट्री हमारे पास आ जाती है तो उस इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। संभालने में भी कोई ना कोई पैसे लग जाते हैं, उसे हम कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट। कुछ नए नोज बैठे, एग्जाम्पल एक बार फिर बोल देता हूँ। इस कमरे में लाखों रुपए का सामान रखा हुआ है, डर लग रहा है चोरी ना हो जाए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिए, होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री जल ना जाए, हमने उसकी इंश्योरेंस करवा दी, होल्डिंग कॉस्ट। जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करोगे इतनी ज्यादा इंश्योरेंस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फिर हमने एक चौथी कॉस्ट देखी थी, स्टॉक आउट कॉस्ट। हमने कहा था स्टॉक आउट ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि जब हमारे पास लेबर अवेलेबल हो, प्रोडक्शन के दूसरे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो, लेकिन प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हमारी बंद पड़ी हो। क्यों सर? वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक हमारे पास खत्म हो चुका। ठीक है सर। अगर स्टॉक खत्म हो गया, मटेरियल खत्म हो गया, मान लो मैं लेबर हूं, मुझे कपड़ा दोगे तो मैं सिलाई करूंगा ना, लकड़ी दोगे तो मैं फर्नीचर बनाऊंगा ना। अभी बोल दो लकड़ी खत्म हो गई, आएगी तो काम होगा। अब स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक खत्म होने से लेबर फारिग बैठी हुई है। मान लो अगर फारिग बैठकर भी पैसे दे रहा हूं, बिला वजह में दे रहा हूं, स्टॉक बार बार आउट हो रहा है, कस्टमर हमारे भागना शुरू हो गए क्योंकि उनके ऑर्डर वक्त पे हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जिससे हमारी सेल गिर रही है। सेल में छुपा हुआ होता है प्रॉफिट, अगर सेल गिरेगी तो प्रॉफिट हमारा गिरना शुरू हो जाएगा। हम लोग इन्वेंट्री की मैनेजमेंट ये कर रहे थे कि परचेज कॉस्ट अल्लाह करे किसी तरह कम से कम हो जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम से कम हो जाए, होल्डिंग कॉस्ट भी कम से कम हो जाए, और स्टॉक आउट कॉस्ट ये तो खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। ना कभी स्टॉक आउट हो, ना कभी ये कॉस्ट हमें बर्दाश्त करनी पड़े। अब ये सारी कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करते हैं? तो पहले स्टेज में हमने इनमें से 2 कॉस्ट को पकड़ा था। हम लोग ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट की प्लानिंग कर रहे थे। ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट की प्लानिंग करने के लिए हमने अपनी मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ईओक्यू हमें ये बताता है कि एक ऑर्डर में हम कितना सामान परचेज करें ताकि हमारे साल भर की ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कम से कम हो जाए। इसके लिए फॉर्मूला क्या था? 2C0D अपॉन होल्डिंग कॉस्ट, जिसके अंदर C0 बराबर था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर करने में कितने खर्चे हो जाते हैं। डी बराबर था एनुअल डिमांड,
आप जिस इन्वेंट्री की प्लानिंग कर रहे हो वो इन्वेंट्री साल भर में आपको कितनी चाहिए। फिर है HC, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर आपका मटेरियल केजी में आता है, 1 kg मटेरियल इस कमरे में पूरे साल रखे रहो तो पूरे साल होल्ड करने में कितनी कॉस्ट लग जाती है। अब इन बातों को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा अपना एग्जांपल बनाया था, जिसमें मैंने एज्यूम किया था कोई मटेरियल है जिसकी एनुअल डिमांड है 5 लाख केजी। पूरे साल में ये मटेरियल हमें 5 लाख केजी इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। परचेज प्राइस आ रही है 50 रुपए पर केजी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 2000 रुपए। एक बार ऑर्डर करने जाओ 2000 रुपए का खर्चा हो जाता है। ऑर्डर करने के बाद जब वो मटेरियल हमारे पास आ जाता है, हम उसको संभाल के अपने पास रख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते रहते हैं। होल्डिंग कॉस्ट 1 kg को एक साल संभालने की 5 रुपए थी। अब यहाँ पर फैसला क्या करना था, 5 लाख केजी की पूरे साल में जरूरत है, एक दफा में कितना सामान परचेज करो। अगर 5 लाख केजी एक साथ खरीद लेता हूं तो बहुत टाइम लगेगा उसे इस्तेमाल करने में, बिला वजह में सामान को होल्ड करना पड़ेगा, होल्डिंग वाले खर्चे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन 2, थोड़ा थोड़ा खरीदो। जब थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा तो बार बार खरीदना पड़ेगा, जब बार बार खरीदूंगा तो 2000 रुपए बार बार लगाने पड़ेंगे। अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट बचाने जाता हूं, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाने जाता हूं, मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इनको कम से कम कैसे करूं। अब इनको कम से कम करने के लिए हमने इस सवाल का EOQ निकाला था। 2 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, आंसर आया था 20,000 kg पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में बेहतर होगा आप 20,000 kg परचेज करो। अगर एक ऑर्डर में 20,000 kg परचेज करोगे, यही वो पॉइंट है जहां पर आपकी साल भर की ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कम से कम हो जाएगी। जब एक बार हमने अंदाजा लगा लिया कि एक ऑर्डर में 20,000 kg हमें परचेज करना चाहिए, इसकी बेस पर हमने कुछ चीजों को और कैलकुलेट किया था। हमने नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट किए थे कि साल में कितने ऑर्डर हमें देने पड़ेंगे। हमें साल भर में 5 लाख केजी की जरूरत है और एक ऑर्डर में 20,000 केजी हम परचेज करेंगे, तो साल भर में 25 ऑर्डर हमें देने पड़ेंगे, फिर कहीं जाकर हमारी एनुअल डिमांड पूरी होगी। फिर हमने यहीं से एक और फिगर कैलकुलेट की थी कॉमन सेंस पर, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक बार ऑर्डर देने जाओ 2000 रुपए लग जाते और ऑर्डर आप साल में 25 बार दोगे तो 25 दफा 2000 रुपए लगेंगे, तो साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 50,000 रुपए। फिर हमने एक और फिगर कैलकुलेट की थी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर हमें ये बताता है कि कितने दिन के बाद आपको नया ऑर्डर देना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इसमें क्या था भाई, साल में होते हैं 365 दिन और 365 दिनों के अंदर आपने देने हैं 25 ऑर्डर। जब 365 दिन में 25 दफा ऑर्डर दोगे तो साल भर में आप 14.6 डेज के बाद ऑर्डर दोगे। 14.6 डेज नियरली बराबर है 15 दिन के। हर 15वें दिन आपको नया ऑर्डर देना पड़ेगा। फिर हमने एक आखिरी फिगर निकाली थी एवरेज स्टॉक। इस चैप्टर में एवरेज निकालने का जो पूरा फॉर्मूला था मैंने बताया था, समझाया नहीं है, वो था EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अभी मैं सेफ्टी स्टॉक तक पहुंचा ही नहीं हूं, हमने आधे फॉर्मूले पे काम किया था EOQ डिवाइडेड बाय 2। मैं जब भी मंगवाता हूं एक ऑर्डर में 20,000 चीजें मंगवाता हूं, मैंने उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आंसर आ गया 10,000। ये 10,000 क्या बता रहा है, ऑन एन एवरेज 10,000 चीजें इस कमरे में हर वक्त मौजूद होती हैं। एवरेज का आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन गुजारा हो जाता है। समझाने के लिए ऐसे समझाया था भाई, 2 दोस्तों ने खाना खाया, बिल आ गया 5,000 का, डिवाइडेड बाय 2। हमने बोला हर दोस्त एवरेज 2,500 रुपए दे दे। अगर ऑन एन एवरेज 2,500 रुपए हर दोस्त दे रहा है तो क्या हर दोस्त ने 2,500 का ही खाना खाया है? नो। लेकिन 12 एवरेज तो ऐसे निकाला जाता है। फिर हमने फाइनल फिगर निकाली थी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट।
हमारी साल भर की होल्डिंग कॉस्ट कैसे लगेगी, इसके लिए हमने कहा था बेस्ड ऑन एवरेज, ये एवरेज के ऊपर बेस करती है। इसके लिए कॉन्सेप्ट था एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हम लोग जब भी होल्ड करते हैं ऑन इन एवरेज 10,000 चीजें हर वक्त हमारे पास होती हैं, और एक चीज होल्ड करो 5 रुपए उस पर एक साल में लग जाते हैं, तो साल भर की होल्डिंग कॉस्ट आई थी 50,000। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई थी कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी आ रही है 50,000 साल भर की, और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ रही है 50,000 साल भर की। ये दोनों इक्वल आ रहे थे, तो हमने कहा था क्या ये कोई इत्तेफाक हो गया है, कोई इंसिडेंस है? जवाब मिला नो। क्यों सर? देखो, मैंने इसको रफली ग्राफ की मदद से क्या बताया था, ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऑर्डरिंग को बचाने जाओगे होल्डिंग बढ़ जाएगी, होल्डिंग को बचाने जाओगे ऑर्डरिंग बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं ये दोनों कॉस्ट कम से कम हो जाए। ये दोनों कॉस्ट कम से कम वहां हो सकती है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे के इक्वल हो जाए। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, वही हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट समझ में आता है। पर थोड़ा सा हमने यहाँ तक पढ़ के रोका था। अब हमें आज बड़ा सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, वो क्या? सर माजिद, आपका फॉर्मूला कह रहा है एक ऑर्डर में 20,000 केजी परचेज करो। हम कैसे मान लें कि 20,000 केजी एक ऑर्डर में खरीदना मोस्ट इकोनॉमिकल है, यहाँ पर कॉस्ट बचेगी, हम कैसे मान लें? चलो अब आपको इस तरह समझो, हमारी फैक्ट्री में पहले कोई पढ़ा लिखा मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं था। हमारा जितना दिल करता था हम एक दफा में इन्वेंट्री खरीद के ले आते थे। अब हम लोगों ने पढ़ा लिखा अकाउंटेंट रख लिया, उसने आते ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप्लाई करी। उसने कहा भाई मेरा मशवरा तो ये है कि आप लोग एक ऑर्डर में 20,000 केजी परचेज किया करें। ये मेरा मशवरा है आपके लिए, ठीक है भाई? अब मैनेजमेंट में हर किस्म के लोग होते हैं। किसी ने ऐसे ही बोला भाई पढ़ा लिखा आदमी है, भला बात तो नहीं करेगा ना, सही कह रहा होगा। किसी ने बोला हम कैसे मान लें 20,000 केजी अच्छी चीज है। मैंने कहा आप बताओ आप क्या चाहते हो? उसने कहा मैं तो बोलता हूँ एक ऑर्डर में 20,000 केजी मत खरीदो। मैंने कहा नुकसान उठाओगे। अगर एक ऑर्डर में 20,000 केजी से ज्यादा खरीदते हो जब भी नुकसान उठाओगे, कम खरीदते हो जब भी नुकसान उठाओगे, तुम्हारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगले ने कहा अपनी बात को साबित करो। मैंने कहा ठीक है, बात को साबित करता हूँ कि वाकई में 20,000 केजी मोस्ट इकोनॉमिकल क्यों है। अब बेटा साबित करने के लिए हम एक छोटा सा टेबल बना रहे हैं, टेबल के जरिए अभी साबित करते हैं सबसे कम कॉस्ट कहाँ लगेगी। प्रूफ ये करना है कि 20,000 केजी एक ऑर्डर में खरीदना ये मोस्ट इकोनॉमिकल है। प्रूफ ये करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपकी मर्जी, जो फिगर चाहे आप एज्यूम करो। आप देखना मिनिमम कॉस्ट तो इसी पर आएगी। किसी ने बोला ओ भाई मैं तो बोलता हूँ एक ऑर्डर में 15,000 केजी खरीदो। मैंने कहा आ जाओ मुकाबले में। अगर तुम एक ऑर्डर में 15,000 केजी खरीदते हो जब भी कॉस्ट ज्यादा आएगी। किसी ने बोला ओ भाई मैं तो कहता हूँ 20 से भी ज्यादा खरीदो, एक ऑर्डर के अंदर 26,000 केजी खरीदो। मैंने कहा और फंसोगे, 20,000 केजी से ज्यादा खरीदोगे जब भी कॉस्ट हमारी ज्यादा आएगी। आपकी जो मर्जी आए आप क्वांटिटी एज्यूम कर लो, पर शर्त यह है 1.20,000 से कम होना चाहिए, 1.20,000 से ज्यादा, ताकि 20,000 को प्रूफ किया जा सके। जो एग्जाम्पल मैंने बनाया था उस एग्जाम्पल के अंदर 3 कॉस्ट मैंने आपको लिखवाई थी। एक लिखवाई थी परचेज कॉस्ट, एक लिखवाई थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक लिखवाई थी होल्डिंग कॉस्ट। हम लोग एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस का सबसे अच्छा चैप्टर है, उसका नाम है डिसीजन मेकिंग। और जिन बच्चों को मैंने सिलेबस की कॉपी दी थी आपको दिखाया था कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के साथ लिखा हुआ है। डिसीजन मेकिंग ये हमारा मेन काम है सब्जेक्ट को करने के बाद। डिसीजन अकल वाली अगर करनी है, अकल वाली, बेवकूफों वाली नहीं करनी, तो डिसीजन मेकिंग हमेशा की जाती है रेलिवेंट कॉस्ट की बेस पर।
ये जुमला याद करो जिंदगी भर के लिए। किसकी बेस पर? रेलिवेंट कॉस्ट की बेस पे। आपके सिलेबस में स्टडी टेक्स्ट में एक पूरा चैप्टर बना हुआ है रेलिवेंट कॉस्ट के नाम से। उस चैप्टर में आपको यही सिखाऊंगा कोई फैसला करते वक्त कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट होती है, कौन सी कॉस्ट इररेलीवेंट होती है। जो कॉस्ट इररेलीवेंट है डिसीजन के अंदर, उसे तो लात मार के साइड में कर दो, लेकिन जो रेलिवेंट है उसको कंसिडर करो। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले इस बात को रफ से एग्जांपल से समझो। एज्यूम करो किसी बच्चे ने इंटर कंप्लीट कर लिया, मैट्रिक के बाद इंटर कंप्लीट कर लिया। उसने अपने पेरेंट को बोला अबू मैं सीए करना चाह रहा हूं। मान लो पेरेंट उसके साथ हैं। अबू ने कहा बेटा देखो, अब इस कराची शहर में बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पर सीए पढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली आप किसी एक कॉलेज में पढ़ोगे, आप सारे अच्छे कॉलेज की इंफॉर्मेशन लेकर आ जाओ। जब सारे अच्छे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन लेकर आ जाओगे, फिर हम बैठकर डिसाइड कर लेते हैं इस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन दिलवाना है। जब आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे थे, अब्बू ने बोला देखो बेटा एक बार मैं बता दूं, जब तुम सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ जाओगे, डिसीजन जो हम करेंगे वो हम करेंगे कॉस्ट की बेसिस पर। किसकी बेसिस पर? कॉस्ट की बेसिस पर। देखो डिसीजन ना बहुत सारी बेसिस पे हो सकती है। अब उन्हें बड़ा फैसला ऐसे भी हो सकता है कौन सा कॉलेज नया है कौन सा पुराना, मैं नए कॉलेज में तो एडमिशन दिलाऊंगा ही नहीं, फैसला ऐसे भी हो सकता है। अब वो भी कह रहे हैं किस कॉलेज में बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं किस में कम पढ़ते हैं, जहां कम पढ़ते हैं वहां तो मैं एडमिशन दिलाऊंगा ही नहीं। अब वो अभी कह रहे हैं भाई ये भी देखना पड़ेगा किसकी बिल्डिंग नहीं है किसकी बिल्डिंग पुरानी है, जिसकी बिल्डिंग पुरानी होगी वहां तो मैं एडमिशन दिलाऊंगा ही नहीं। मैं ये भी देखूंगा किसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है किसका बुरा आता है, जिसका रिजल्ट बुरा आता है वहां तो मैं एडमिशन दिलाऊंगा ही नहीं। फैसला ऐसे भी तो हो सकता है ना। अबू ने क्या बोला, मैं इन बातों को नहीं देख रहा, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। लिहाजा अबू ने बोला मैं डिसीजन किस पे करूंगा, कॉस्ट की बेसिस पे करूंगा। बच्चा गया इंफॉर्मेशन लेकर आ गया, बैठ गया अबू के साथ में। अब उसने अबू देखे मैंने मालूमात कर ली, दो कॉलेज हैं बेहतर लग रहे हैं। एक कॉलेज जो है वो नया है, दूसरा थोड़ा पुराना है। अबू ने कहा ये मैं देख ही नहीं रहा। अबू ने कहा एक कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, उसके मेरिट बहुत ज्यादा है, दूसरे के थोड़े कम है। अबू ने कहा मैं ये भी नहीं देख रहा। तो मुझे वो बात बता ही नहीं रहे जिसकी बेस पे मुझे फैसला करना है, कॉस्ट की बात करूं। अब बच्चे ने काम की बातें शुरू करी। उसने कहा अबू मैंने मालूमात करी है, इसी कॉलेज में भी एडमिशन ले लो ए या बी में, दोनों कॉलेज की ट्यूशन फीस एडमिशन फीस तकरीबन सेम है। ए में पढ़ो या बी में पढ़ो 25,000 रुपए देने पड़ेंगे सब्जेक्ट पढ़ने के। अबू ने फौरन बोला इररेलीवेंट कॉस्ट। बच्चे ने अबू बोला अबू क्या मतलब? अबू ने कहा देखो मैं यहाँ बैठा हूँ एक फैसला करने के लिए, फैसला मुझे ये करना है कि तुम्हारा एडमिशन ए में कराऊं या बी में कराऊं। तुमने बोला ए में एडमिशन लो जब भी 25,000 देने, बी में एडमिशन लो जब भी 25,000 देने। ट्यूशन फीस मेरे फैसले में असर अंदाज नहीं हो रही, ये 25,000 तो मुझे हर हाल में देनी ही देनी, चाहे ए में दिलाऊं या बी में दिलाऊं। बच्चे ने बोला अबू मैंने मालूमात करी, हर कॉलेज के बच्चों को आई कैप से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और आई कैप की रजिस्ट्रेशन फीस हर कॉलेज के बच्चों के लिए सेम है। अबू ने फिर बोला रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इररेलीवेंट, ए में एडमिशन लो या बी में लो, वो पैसे तो मुझे देने ही देने, इक्वल देने। फिर बच्चे ने कहा अबू किसी कॉलेज में भी चले जाएं और वहां से इम्तिहान दें, आई कैप की एग्जाम फीस हर कॉलेज के बच्चों के लिए एक जैसी है। अबू ने फिर बोला इररेलीवेंट कॉस्ट। फिर आपने कहा अबू पढ़ने के लिए आई कैप का स्टडी टेक्स्ट खरीदना पड़ता है, किसी कॉलेज का बच्चा भी हो स्टडी टेक्स्ट हर कॉलेज के बच्चों को एक जैसा ही पैसों का मिलता है। अबू ने फिर बोला इररेलीवेंट कॉस्ट। आप काम की बात पे आ जाओ। बच्चे ने कहा अबू एक कॉलेज घर से करीब है एक कॉलेज घर से काफी दूर है, अगर मैं एक सेमेस्टर करीब वाले कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तकरीबन 15,000 रुपए की लगेगी। अगर मैं दूर वाले कॉलेज में जाता हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20,000 रुपए तक की लगेगी। अब्बू ने फौरन बोला रेलिवेंट कॉस्ट। क्या मतलब?
अब उन्होंने कहा देखो तुम्हें कॉलेज ए में एडमिशन दिलाऊं या बी में दिलाऊं, बाकी खर्चे तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, वो तो मुझे करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें करीब वाले कॉलेज में एडमिशन दिलाता हूँ, ये फैसला करता हूँ, मैं 5,000 रुपए की क्या बचा लूंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा लूंगा। इस पूरे फैसले में रेलिवेंट कौन निकला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सिर्फ उसको बचाया जा सकता है। जो बच सकता है या बढ़ सकता है हमारे फैसले से, वो हमारे फैसले के लिए रेलिवेंट है, और जो कांस्टेंट है वो इररेलिवेंट है। तो आप बोलोगे सामाजिक इतनी बात करने का मकसद क्या था? मकसद ये था बेटा, मेरे एग्जाम्पल में एक कॉस्ट ऐसी लिखी हुई है जो इस वक्त इररेलिवेंट है। देखो, कम खरीदो ज्यादा खरीदो, परचेज प्राइस को मैं बचा नहीं पाऊंगा। कम कम खरीदूंगा जब भी हर चीज 50 रुपए की मिलेगी, ज्यादा ज्यादा खरीदूंगा जब भी हर चीज 50 रुपए की मिलेगी। लेकिन अगर कम कम खरीदूंगा तो ऑर्डर ज्यादा बार देने पड़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज्यादा खरीदूंगा, ऑर्डर कम बार देने पड़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बच जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट रेलिवेंट है, परचेज कॉस्ट इररेलिवेंट है। ज्यादा खरीदूंगा, ज्यादा चीजों को होल्ड करना पड़ेगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कम कम खरीदूंगा, कम चीजों को होल्ड करना पड़ेगा, होल्डिंग कॉस्ट गिर जाएगी। तो इस वक्त रेलिवेंट कौन है, ऑर्डरिंग और होल्डिंग। और देखो हमारा फॉर्मूला, प्लानिंग भी तो इन्हीं दोनों की सिखा रहा है। हमारे फॉर्मूले में है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट की प्लानिंग है और होल्डिंग कॉस्ट की प्लानिंग है। तो सर्वाजित परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट रेलिवेंट कब बनता है, परचेज कॉस्ट रेलिवेंट एक आध क्लास के बाद बन जाएगा, उस वक्त बनेगा जब क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट आ जाए। जब सप्लायर बोले बल्क में खरीदो चीज सस्ती दे दूंगा, तो फिर हमें सोचना पड़ता है क्या बल्क में खरीदना चाहिए डिस्काउंट के चक्कर में, या बल्क में नहीं खरीदना चाहिए। ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। चलिए बेटा, अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, और प्रूव करने के लिए मैंने कोई भी 3 पॉइंट जो मेरे दिल में आया मैंने एज्यूम कर लिया। या तो सोच रहा हूँ एक ऑर्डर में 15,000 केजी खरीद लूँ, या सोच रहा हूँ एक ऑर्डर में 20,000 केजी खरीद लूँ, या सोच रहा हूँ एक ऑर्डर में 26,000 केजी खरीद लूँ। इस वक्त प्लानिंग हो रही है पूरे साल की। मुझे एक बार नहीं खरीदना है, मुझे बार बार खरीदना है और पूरे साल खरीदना है। तो जो भी कॉस्ट निकलेगी वो पूरे साल की निकलेगी। तो हमने सबसे पहले उठाई रेलिवेंट कॉस्ट में एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमें पूरे साल की एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए। क्या चाहिए, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। इसके लिए हम लेते थे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। साल भर में कितने ऑर्डर दोगे और एक ऑर्डर देने की कॉस्ट क्या है। नंबर ऑफ ऑर्डर का अपना एक फॉर्मूला था, वो क्या था, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। अगर हम एनुअल डिमांड को EOQ से डिवाइड करवा दें तो हमें ये पता चल जाएगा साल भर में कितने ऑर्डर हमें देने पड़ेंगे। और अगर उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दें तो साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। हमें साल भर में 5 लाख केजी की जरूरत है। पहला ऑप्शन, हम सोच रहे हैं एक ऑर्डर के अंदर 15,000 केजी खरीदें। अगर एक ऑर्डर में 15,000 केजी खरीदने का सोच रहा हो तो शायद आपकी नजर में 15,000 मोस्ट इकोनॉमिकल है, आप उसे अपने लिए EOQ तस्वुर कर रहे हो, और एक बार ऑर्डर देने जाओगे 2,000 रुपए लग जाएंगे। दूसरी सिचुएशन, हमें साल भर में 5 लाख केजी की जरूरत है। सोच रहे हैं एक ऑर्डर के अंदर हम लोग 20,000 केजी खरीदें, लेकिन जब भी खरीदेंगे 2,000 रुपए एक ऑर्डर में लग जाएंगे। तीसरी सिचुएशन, हमें 5 लाख केजी की जरूरत है। सोच रहे हैं एक ऑर्डर में 26,000 केजी खरीदें, लेकिन जब भी खरीदेंगे हर ऑर्डर में 2,000 रुपए लग जाएंगे। शाबाश सर, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। सर अलग 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 बेटा, हर हर पॉइंट की अलग कॉस्ट आएगी ना। पहले वाले में सर 66,000
66,667। 667। दूसरे वाले का आएगा 50,000। तीसरे वाले का 38,462। ये 38,461। सर मैं चाहूँगा 460 462। 462 ठीक है जी। 462 कर ले बेटा। भाईजान अगर मैं एक ऑर्डर में 15,000 kg खरीदता हूँ, साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 66, और ज्यादा खरीदता हूँ तो 50,000, और ज्यादा खरीदता हूँ तो 38,000। हम जैसे जैसे ज्यादा खरीदते जा रहे हैं, बल्क में खरीदते जा रहे हैं, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम और कम और कम होती जा रही है। अब मैं तो कहता हूँ 5 लाख kg तू एक ही बार खरीद ले। क्यों खरीद ले? 2,000 रुपए कितनी बार लगेंगे? एक बार। अगर पूरे 5 लाख kg मैं एक ही दफा में खरीद लूं तो मुझे साल भर में एक ही बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 2,000 रुपए एक ही बार लगेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी परेशानी क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम और कम होती जा रही है ज्यादा खरीदने पर, और ज्यादा खरीदने में सामान को होल्ड करना पड़ेगा। मेरी क्या बढ़ जाएगी? होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जरा उसको भी तो इवेल्युएट करना पड़ेगा। चले भाई, अब हमें चाहिए दूसरी कॉस्ट, दूसरी रेलिवेंट कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला भी रिवाइज भी करवाया था। एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है सर, होल्डिंग कॉस्ट हमें चाहिए, एक यूनिट की चाहिए, पूरे साल की चाहिए। चलिए दोस्त, पहली सिचुएशन। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते थे? POQ डिवाइडेड बाय 2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। पहली सिचुएशन हम EOQ समझ रहे हैं, वो है 15,000। हम सोच रहे हैं एक ऑर्डर में 15,000 kg परचेज करें, डिवाइडेड बाय 2, और होल्डिंग कॉस्ट हमारी है 5 रुपए। दूसरी सिचुएशन 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 रुपए। तीसरी सिचुएशन 26,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 रुपए। ये सर जी कितना आ गया? 37,500, 50,000 एंड 65,000। सर जैसे जैसे मैं बल्क क्वांटिटी खरीदता जा रहा हूँ, मेरी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होती जा रही है। खुद देख लो, दोनों रेसिप्रोकल चल रहे हैं। जहां पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा है, वहीं पर होल्डिंग कॉस्ट सबसे कम है, और जहां पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम है, वहीं पर हमारी होल्डिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा है। अब मैंने EOQ मॉडल को बोला, हाँ भाई क्या हो गया, सारी अकड़ निकल गई। तुम तो बोल रहे थे मैं मोस्ट इकोनॉमिकल हूँ, तुम्हारे ऊपर ना ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, तुम्हारे ऊपर ना होल्डिंग कॉस्ट कम है, तुम तो बिल्कुल ही बेकार मॉडल हो। उसने कहा भाईजान क्या हो गया है, इंसल्ट करने से पहले देख तो लेते मैं हूँ कौन। मैंने आपको EOQ मॉडल की डेफिनेशन लिखवाई थी, जिन बच्चों के पास लिखी हुई है निकालिएगा। मैंने आपको लिखवाया था EOQ एक ऐसी ऑर्डरिंग क्वांटिटी होती है जहां पे ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट इन टोटल मिनिमम हो जाती है। अंडरलाइन द वर्ड इन टोटल। जब उनका टोटल निकालोगे वो कम से कम होगा। फैसला टोटल की बुनियाद पे करो। चलो भाई, फैसला टोटल की बुनियाद पे कर दे।
15,000 पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 15,000 पे दोनों का सम 104167 104,167 और 26,000 पे 103462 103,462। अब बेटा आप देख लो, मिनिमम कॉस्ट उसी जगह पे आ रही है जो कि ईओक्यू ने रिकमेंड किया। अगर आप एक ऑर्डर के अंदर 20,000 केजी खरीदो तो आपके साल भर के ऑर्डर करने वाले खर्चे और होल्ड करने वाले खर्चे मिलाकर ये कम से कम हो जाएंगे। मैं बार बार आपको पहले लास्ट क्लास में कह रहा था, फिर बोल रहा हूं, ये मॉडल प्रूव्ड है, इसके साथ छेड़खानी मत करना। मतलब कभी दिल में तसव्वुर मत लाना सर ईओक्यू पता नहीं प्रूव होगा नहीं होगा, हमेशा होगा। अगर ये मॉडल मैथमेटिकली प्रूव ना होता, हमारे एग्जाम में क्यों होता, पेपर में एक अटेम्प्ट में इसके दो दो सवाल क्यों आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इसको इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर हमें खुद नहीं पता ईओक्यू मॉडल अपने आप को प्रूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और वो होती है डिस्काउंट की सिचुएशन। मान लो मेरे एग्जाम्पल में आ रहा है एक ऑर्डर में 20,000 केजी खरीदो, यहीं पर सबसे ज्यादा फायदा है। सप्लायर अभी कहते अबे मेरी मान एक ऑर्डर में 35,000 केजी खरीद, तेरे लिए चीज 2 रुपए सस्ती कर दूंगा। अगर 20,000 केजी खरीदता हूँ चीज महंगी मिलेगी, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 35,000 केजी खरीदता हूँ एक ऑर्डर में, बल्क में खरीदता हूँ, चीज सस्ती हो जाएगी। डिस्काउंट का मतलब है बचत, और ईओक्यू का मतलब भी क्या है? बचत। ईओक्यू कह रहा है ज्यादा चीजें मत खरीदो, सप्लायर कह रहा है डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा चीजें खरीदो। अब हम फंस गए, क्या डिस्काउंट लेने में ज्यादा फायदा है या डिस्काउंट ना लेने में ज्यादा फायदा है? हो सकता है डिस्काउंट बहुत अट्रैक्टिव हो, डिस्काउंट लेने में ठीक ठाक पैसे बच जाए, और हो सकता है डिस्काउंट इतना अट्रैक्टिव ना हो, पैसे ना बचे हमारे। तो फिर पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं कि डिस्काउंट की क्वांटिटी दे देता है, फिर हमसे एक्सपेक्ट करता है आप बताओ वर्किंग करके डिस्काउंट लेना चाहिए या डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। समझ में आ गया था सबके बेटा? अब बेटा इसकी प्रैक्टिस मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक हैंडआउट आपको दिया था वो निकाल लीजिए, और जिनके पास नहीं है कॉपी ले लीजिए मुझसे। ऐसे जो ग्रुप में भेज दिया था, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर भेज देता हूँ। भी नहीं, एक ही घंटे के बाद होगी पड़ेगी। मैंने ग्रुप जो बना हुआ है C1 का, उसमें हैंडआउट मैंने दोबारा शेयर कर दिए। आप हैंडआउट के अंदर आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 5 पे पहले आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है नेशनल फाइबर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फाइबर ग्लास यूज्ड इन द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। The company is currently revising the production process. The chemical is purchased in 10-pound container for 100 each.
The firm uses 4,800 container per year. The controller estimate that it cost the company rupees 150 to place an order of chemical X. The annual cost of storing chemical X is rupees 4 per container. बाजाज कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, बनाने के लिए उसे किसी केमिकल की जरूरत है। ये वो केमिकल है जो 10 पाउंड के कंटेनर की शक्ल में आता है। कंटेनर मतलब एक बॉक्स जिसमें वो केमिकल कंटेन होकर आता होगा, और एक कंटेनर 100 रुपए का आता है। हमें साल भर में 4,800 कंटेनर की जरूरत पड़ती है। ये हमारी एनुअल डिमांड हो गई। इनका ख्याल है कंपनी के 150 रुपए लग जाते हैं एक ऑर्डर को प्लेस करने में। ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। साल भर अगर केमिकल एक्स को स्टोर करें तो एनुअल कॉस्ट है 4 रुपए पर कंटेनर। रिक्वायर्ड में कहता है सबसे पहले तो आप मुझे क्या कैलकुलेट कर दो, EOQ कैलकुलेट कर दो। हाँ भाई, निकल आएगा EOQ। चले भाई EOQ निकालते हैं फॉर्मूले की मदद से। चलिए दोस्त, सबसे पहले क्वेश्चन का ए पार्ट। EOQ निकालने का हमारा रूटीन वाला फॉर्मूला 2C0D अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150 पर ऑर्डर। हमें साल भर में 4,800 कंटेनर की जरूरत है, और होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है 4 रुपए पर कंटेनर पर एनम। अब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। 600 कंटेनर्स पर ऑर्डर। बेहतर होगा आप एक ऑर्डर में 600 कंटेनर परचेज करें, बेहतर होगा। बी में कहता है प्रिपेयर अ टेबल showing total annual cost of ordering and storing chemical X for each of the following quantities: 400, 600 and 800 कंटेनर। कहते हैं दो से टेबल बनाओ जहां पर साल भर की ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट बाहर आ जाए, और ये टेबल बनाओ 400 पे, 600 पे, 800 पे। ऐसे टेबल अभी हमने बनाया था प्रूफ करने के लिए, बनाया था ना 15,000 पे, 25,000 पे। अब आप इस पे बनाओ। टेबल बनाने से पहले ही फतवा जारी कर दो मिनिमम कॉस्ट किस पे आएगी, 600 पे आएगी, करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट। टेबल बन रहा है 400 कंटेनर के ऊपर, 600 कंटेनर पे, और 800 कंटेनर पे। ठीक है। चलिए दोस्त, आप इस वक्त भी रेलिवेंट कॉस्ट दो ही है, ऑर्डरिंग और होल्डिंग, वही आपसे मांग रहे हैं। पहले निकाल लेते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए अभी शुरू के सवाल है तो मैं बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूँ। थोड़ी क्लासेस के बाद आपको सारे फॉर्मूले खुद ही याद हो जाएंगे, फिर इस पे सारे डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करके फिगर निकाल दिया करेंगे। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था एनुअल डिमांड
डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। चले भाई, पहली सिचुएशन एनुअल डिमांड। हमें साल भर में 4800 कंटेनर की जरूरत है। सोच रहे हैं एक ऑर्डर में 400 कंटेनर खरीदें। जब भी ऑर्डर करेंगे 150 की कॉस्ट लगेगी। ऑप्शन 2, 4800 कंटेनर की जरूरत है। सोच रहे हैं एक ऑर्डर में 600 कंटेनर खरीदें और 150 की कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट सर, 4800 कंटेनर की जरूरत है। सोच रहे हैं एक ऑर्डर में 800 कंटेनर खरीदें। जब भी ऑर्डर करेंगे 150 की कॉस्ट लगेगी। ये बच्चा कितना आ रहा है? Sir, 1800, 1800, 1200, 1200, 900। अब हमें नेक्स्ट कॉस्ट चाहिए, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। चलिए सर जी, एवरेज का फॉर्मूला क्या था? EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पहले बाय जान EOQ, पहली सिचुएशन। सोच रहे हैं एक ऑर्डर में 400 कंटेनर खरीदें डिवाइडेड बाय 2 और होल्डिंग कॉस्ट आपकी है 4 रुपए। सेकेंड सिचुएशन, सोच रहे हैं 600 कंटेनर खरीदें डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए। तीसरे के अंदर सोच रहे हैं 800 कंटेनर खरीदें डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 रुपए। जी सर, कितनी कॉस्ट आ रही है? Sir, 800, 800, 1200, 1200, 1600. 1600 और डिसीजन टोटल की बेस पे होगा। पहला टोटल 2600, 2400, 2500। अब देख लो, अभी भी मिनिमम कॉस्ट चार्ज 600 भी आ रही है और 600 की क्वांटिटी किसने हमें रिकमेंड की हुई है? EOQ मॉडल में। फिर उसने बोला हाउ मेनी ऑर्डर विल बी प्लेस पर ईयर, साल में कितने ऑर्डर दोगे? अब क्योंकि सी पार्ट बी पार्ट के बाद आ रहा है और सी पार्ट में हमें दिख चुका है कि सबसे अच्छी चीज 600 है, तो हम ऑर्डर भी किस पे बेस करेंगे? 600 पे। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। हमें साल भर में 4800 कंटेनर की जरूरत है। फैसला हो गया एक ऑर्डर में 600 खरीदेंगे तो साल भर में 8 ऑर्डर हमें प्लेस करने पड़ेंगे। समझ में आ गई सबके बेटा? अब आगे जो हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास से, उन सवालों में एक नई बात आएगी हमारी, वो क्या? ये जो होल्डिंग कॉस्ट हमें दी हुई होगी ये परसेंटेज में दी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरह लिखा हुआ है होल्डिंग कॉस्ट इज 10%। सवाल ये पैदा में आता है होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई है, इसका मतलब क्या है? ये परसेंटेज हमेशा अप्लाई करवाना परचेज कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? परचेज कॉस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई चीज 100 रुपए की खरीदते हो, होल्डिंग कॉस्ट 10%।
वो आ गई 10 रुपए। अब इसका मतलब ये हुआ, हम कोई चीज जितने की खरीदते हैं उसका 10% होल्ड करने में लग जाता है। अगर 100 रुपए की खरीदते हैं तो 100 रुपए का 10%, 10 रुपए होल्ड करने में लग जाते हैं। अगर वो चीज हम 5 रुपए की खरीद रहे हैं, 5 रुपए का 10%, 0.5 होल्ड करने में लग जाता है। अगर कोई चीज हम 1 लाख रुपए की खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए का 10%, 10,000 रुपए उसे होल्ड करने में लग जाता है। क्लियर है सबके बेटा बात? इंशाल्लाह कल है क्लास। तो अभी तक टाइम 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 टेबल ही नहीं आया, चलो आ जाए देख लेना। अगर है इंशाल्लाह यहीं से बात शुरू करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर शायद ईद के बाद होंगे। क्योंकि इन लोगों ने कहा ये था कि शायद थर्सडे के बाद क्लासेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि कल बड़ी रात है, 27वीं शब है, ठीक है। और फिर फ्राइडे बड़ा रोजा कहते हैं, जुम्मतुल विदा भी है, उस दिन क्लासेस नहीं लगाएंगे हम लोग। और हफ्ते का दिन, क्योंकि छुट्टियों से एक दिन पहले क्या है, बहुत से लोग इंटीरियर वगैरह से भी आए हुए होते हैं, तो बस हम ज्यादा से ज्यादा थर्सडे तक क्लासेस लगाएंगे। इन्होंने मुझे ऐसा कहा था। सर है क्लास का, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। कोई साहब कह रहे सर कल है क्लास, यहीं से बात शुरू करेंगे फिर। सर कल क्लास है, टाइम टेबल कहाँ आ जाएगा, भी आ जाएगा, नहीं आएगा। बता गए? अल्लाह हाफिज। नहीं बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है, प्लीज 2-3 क्लासें हुई हैं, जल्दी से रिकॉर्डिंग देख लें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ये टॉपिक कितना टाइम लगेगा खत्म होने वाला? 5 महीने। नहीं, ये टॉपिक हाँ हाँ, 5 महीने। इसको थोड़ा करके रोकेंगे, बाकी एंड में करेंगे। ये